अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि साल 2022 में इन्वेस्टिगेशन विंग की क्या कारकर्दगी रही। ऑपरेशन विंग का काम है कि जुर्म को और जुर्म करने वालों को रोकना, और इन्वेस्टिगेशन विंग का काम है कि जो लोगों के साथ जुल्म और ज़्यादती होती है उसका मदावा करना। इन्वेस्टिगेशन विंग इसमें किस हद तक कामयाब रहा, इसके लिए हमने एक खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की जानिब से दावा तो ये किया जाता है कि जो मुकदमात दर्ज हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस उसे जल्द अज जल्द हल करती है। पुलिस हुकाम इस बात को बड़े ज़िम्मेदारी के साथ इस बात का दावा करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं उन मुद्दइयों की जिनके मुकदमात जो हैं ज़ेर तफ्तीश हैं, तो इस कहानी इसके बिल्कुल बरक्स निकलती है। अशरफ भुट्टा साहब एक शख्स हैं जिन्होंने मुकदमात दर्ज करवाए। 406 के इनके मुकदमात हैं जो अमानत में ख़यानत के मुकदमात हैं, वो इन्होंने दर्ज करवाए। कारोबारी एक शख्सियत हैं, इनके साथ फ्रॉड हुआ और किस तरह से इनके साथ इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो सलूक करती है, इनकी ज़ुबानी ही इनसे सुन लेते हैं। अशरफ भुट्टा साहब, आपने 406 के लिए FIR दर्ज करवाई, फिर तफ्तीश जो है वो किस तरह से हुई, कुछ थोड़ी सी हमें तफसील बताइए। क्या आप मुतमिन हैं इन्वेस्टिगेशन पुलिस से कि बहुत अच्छा शहरियों के साथ सलूक करती है, उनका काम कर देती है बग़ैर सिफारिश के, बग़ैर रिश्वत के? नहीं सर, बिल्कुल ऐसे नहीं है। मैं एक छोटा सा कारोबारी आदमी हूँ और 2022 के शुरू में ही कुछ लोगों ने फ्रॉड किया, पैसे दबा लिए। तो मैं 2 दफ़ा लियाकताबाद थाने में गया, SI साहब से मिला, उन्होंने कहा जी एप्लीकेशन दे। मैंने एप्लीकेशन दर्ज करवाई तो कहता जी मैं आपको फ़ोन करूँगा। एक दिन वेट किया, दूसरे दिन गया तो कहता जी आप ऐसे कीजिए रात 10 बजे आइएगा। मैंने कहा सर मैं 10 बजे तो घर में होगा, 10 बजे क्या आके करना है, जो बात कहनी जो करनी मुझे अभी बताएं। कहता नहीं 10 बजे आइएगा, आके बात करेंगे। ठीक है। तो सर मेरा 5,45,000 जो है ना मैंने लोगों से लेना था। ठीक है। तो इस उम्मीद से गया कि जी रिकवर करवा देंगे, लेकिन कुछ ना हुआ। पता ये चला कि जिनसे लेने थे पैसे उनको बुला के उनसे किसी से 10 किसी से 15,000 लेके तो उनको भिजवा दिया। ठीक है। फिर कुछ दिनों बाद गया तो ट्रांसफ़र हो गया SI का। ठीक है। फिर मैंने वहीं पे एक लॉयर बैठता था, उससे मैंने बात की। उसने कहा यार अब आपकी जो एप्लीकेशन है ना वो फ़ाइल हो चुकी है, आप नई एप्लीकेशन दें। ठीक है। तो मैंने फिर से दोबारा एप्लीकेशन टाइप करवाई, वो भी मैंने एप्लीकेशन दी। तो उसके बाद एक ASI साहब नए आए थे, उन्होंने कहा जी आप देखें कैसे आपके पैसे नहीं आते। ठीक है। सेम केस वही रिपीट हुआ कि दोबारा उनको बुला के उनसे पैसे ले गए। तो मुझे कहा कि जी आप रात को मसलन 10 बजे तक आइएगा, बैठ के बात करेंगे। तो फिर वो एक छोटा उसका साथ उसका असिस्टेंट था, उसने कहा कुछ खर्चा पानी जो है ना वो दें तो फिर आपका काम होगा। ठीक है। फिर आपने खर्चा तो मैंने मेरी पॉकेट में 12,000 रुपये थे, मैंने कहा जी ये आप ले, कम से कम मेरा काम आगे बनता तो नज़र आए ना। ठीक है। तो पता चला कि सर उन्होंने 4-5 रोज़ में उन सब को तकरीबन ये 6 से 7 आदमी बनते जिनसे मैंने 5,45,000 लेना है। ठीक है। उन सब को बारी बारी बुला के जिसके पास जितना था उनसे लिया, सेम जो पहले रिपीट हुआ था वैसे ही हो गया। ठीक है। तो मैं फिर गया 1 हफ्ते बाद, मैंने सर क्या बना? कहता यार वो मसरूफ़ था, वो आजकल ज़रा मसले मसाइल चल रहे हैं, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। तो अच्छा भुट्टा साहब ये बताएं कि आप मुद्दई हैं जो मुकदमात के, पुलिस की जानिब से पुलिस अफसरान जो हैं वो दावा ये करते हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है रिकवरी करवाना, पैसे वापस दिलवाना। तो आप तो ये तवक्को रखते हैं कि पुलिस पैसे वापस दिलवाए? सर तवक्को तो सारी बात है, अब हमारे पास यही फोर्स है कि जिसके थ्रू हम कम से कम उस तक पहुंच सकते हैं। उसको बुलाए तो सही ना, आमने सामने बिठाया कि आपने पैसे देने हैं तो क्यों नहीं देने। ठीक है। वैसे तो मैं जाके किसी से नहीं ले सकता, सारी बात लड़ाई होती है। तो अब ये काम तो पुलिस का है ना कि कम से कम मैंने एप्लीकेशन दी है ये समझ के कि जी मेरी रिकवरी करवा देंगे। ठीक है। तो उन्होंने मसलन दोनों तरफ से पैसे ले लिए, उनको बुलाया उनसे भी ले लिए, लेकिन काम जो मेरा जो ऑब्जेक्टिव था ना वो नहीं पूरे हुआ सर। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि थानों में आप गए, इन्वेस्टिगेशन में भी आप गए, ऑपरेशन में भी आप गए, और कैसा
रवैया आपको लगा कुछ 2022 जो है वो ये बताता है कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस बहुत ठीक हो गई है? नहीं सर, जहाँ पुलिस का लफ्ज़ आ जाता है ना, वहाँ पे तो बच्चे को पता है कि इनका रवैया कैसा होता है। जहाँ से कुछ मिले उनके साथ रवैया कुछ अच्छा बेहतर होता है, जो जहाँ से पता चले कि यार यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, तो वहाँ पे फिर उनके साथ थोड़ा सा रवैया तलख होता है। अच्छा, ये बताएं कि जो आपके मुकदमात हैं उसमें आपने परसू करना छोड़ दिया तो फ़ायदा तो फिर पुलिस सर मायूस हो गया कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो पैसे वो माफ़ कर दिए आपने, छोड़ दिए, ना छोड़े तो आप नहीं है। मुल्ज़मान को सज़ा दिलवा सके जिन्होंने आपके साथ फ्रॉड किया या अमानत में ख़यानत की? ज़ाहिर बात है सर, जब मैं वहाँ से ले ही नहीं सकता, पुलिस मुझे तावन नहीं कर रही, तो चुप करके बैठ गया हूँ। एक आम शहरी होने की हैसियत से, एक आम शहरी की हैसियत से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे पुलिस हुकाम को? एक पुलिस ऑफिसर दावा तो ये करता है कि हमने फ़ोर्स को ठीक कर दिया, चले मुकम्मल ठीक नहीं कर दिया, कुछ बेहतर कर दिया, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप एक आम आदमी हैं, आम पाकिस्तानी हैं। सर मेरी तरफ से मैसेज ये है कि पुलिस को कम से कम जो उसके फ़राइज़ है ना उसको पूरा करना चाहिए। जिस मकसद के लिए उनके पास आता है, शिकायत लेके आता है कोई, तो कम से कम उसकी बात तो सुने ना, बात सुने, और जो उसका जिस पर्पज़ के लिए वो गया है, दोनों को बुलाए, आमने सामने बिठाए, कम से कम उसकी रिकवरी जो भी इसे रिकवरी का मामला है, पुलिस तो हर मामले में वो मुआवन साबित होती है ना, लेकिन जाते हैं तो सर वापसी मायूसी होती है। पुलिस क्या करती, दोनों साइडों के बंदों को बुलाती है, उधर से भी रिश्वत ली, उधर से भी ली, बात रफा दफा करवा के ख़त्म। कुछ दिनों बाद मसलन जाते रहे, उसके बाद पता चला जी आपकी एप्लीकेशन तो वो फाइल हो चुकी है, आपका केस ख़त्म हो चुका केस ख़त्म हो चुका है, अब नई एप्लीकेशन दो, पता चला जी वो ट्रांसफ़र हो गया उसका। बिल्कुल ठीक है। ये थे जी वो एक आम पाकिस्तानी, आम शहरी, जिनका ये कहना था कि पहले तो मुकदमा दर्ज करवाना उनके लिए एक सबसे बड़ा मसला था। उसके बाद जब मुकदमा दर्ज हुआ तो इन्वेस्टिगेशन में यकीनन इन्वेस्टिगेशन पुलिस की ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो पैसों की रिकवरी जो है वो करवाए, पैसे इनको वापस दिलवाए, लेकिन इनका कहना ये है कि जिस शख्स ने इनके साथ फ्रॉड किया, अगर वो कसूरवार है तो उसे कानून की गिरफ्त में आना चाहिए, उसे कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर जो हैं उनकी जानिब से ये दावा किया जाता है कि बहुत जो फ्री रजिस्ट्रेशन है मुकदमात की, उसके होने के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो बहुत ही बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन विंग है उनके लिए और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस तरह के शहरी जो मुतालबा करते हैं, जो मायूसी जाहिर करते हैं, वो सवालिया निशान पैदा करती है इन्वेस्टिगेशन विंग की कारकर्दगी पर। इन्वेस्टिगेशन विंग की कारकर्दगी की अगर बात की जाए तो एक और ऐसे साहब जिनका नाम आसिफ शेख है वो हमारे साथ हैं, जिनके मुकदमात एक लंबी फहरिस्त है, जिनके साथ डकैतियों की भी काफ़ी सारी वारदातें हुई हैं क्योंकि इनका बिज़नेस इस तरह का है। दीगर दफ़ात के तहत भी इनके मुकदमात जो हैं दर्ज हैं मुख्तलिफ़ थानों में। इनका एक्सपीरियंस काफ़ी है कि इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो कितना ताउन आम शहरी के साथ, आम कारोबारी शख्सियत के साथ करते हैं। इनकी ज़ुबानी ही सुनेंगे। इनका कहना यह है कि इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो जिस तरह से अफसरान कहते हैं बिल्कुल उस तरह से काम नहीं करती है। आसिफ साहब, आपके कितने डकैती के मुकदमात हैं और यकीनन आपके साथ इतनी डकैतियाँ हुई हैं कि 18 से 20 मुकदमे दर्ज हो गए आपके? जी, मैं बेसिकली मेरा जो बिज़नेस है वो डिस्ट्रीब्यूशन का बिज़नेस है और हमारी मार्केट में सप्लाई का काम है और गाड़ियाँ जाती हैं, सेलमैन जाती हैं, ठीक है, और स्टाफ होता है हमारे पास, ठीक है। और उस सूरत में ये होता है कि मैं 18-19 मुकदमात का मदई हूँ मुख्तलिफ थानों में, ठीक है। उसकी वजह ये है कि हमारे 3 मेजॉरिटी केस होते हैं, एक चेक बाउंस का, एक डकैती और फ्रॉड, ठीक है। और जब ज़ाहिर है हमारे साथ अगर कुछ होगा तो हम उसको पुलिस स्टेशन ही जाएंगे, थाने में ही जाएंगे, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि पहली तो ये मसला होता है कि वारदात हो गई, फिर 15 पे आप कॉल करें, फिर 15 से पुलिस आती है, फिर वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जो भी ये करते हैं, एप्लीकेशन दे दें जी थाने में, फिर हम थाने जाते हैं, एप्लीकेशन देते हैं,
उसके बाद फिर वो उसकी इंक्वायरी होती है, तफ्तीश होती है। बेसिक तो ये है कि अगर हमारे साथ कुछ इस किस्म का हुआ है तो उसकी FIR फ़ौरन होनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि एक पुलिस के निज़ाम में एक ये है कि अगर नामज़द हम किसी के साथ एप्लीकेशन देते हैं तो वो दोनों पार्टियों से सुनते हैं, लेकिन हमारा ऐसा मसला नहीं होता। हमारे उम्र ये नामालूम होते हैं, लेकिन नामज़द उसमें होते हैं जो चेक बाउंस में उसमें। लेकिन वो FIR कटवाने के लिए अक्सर लोग तो FIR कटवाते ही नहीं हैं। कोई छोटी मोटी, आप यकीन करें कि छोटा मोटा कम पैसे या मसला तो हम जाते ही नहीं थाने, क्योंकि इतना टाइम वेस्ट होगा। क्या करेंगे यार, आएंगे जाएंगे, सुबह आ जाएं शाम को आ जाएं। तो आज SHO साहब नहीं बैठे हुए, आज तफ्तीशी नहीं है, तो FIR ही बड़ी मुश्किल से कटवाई जाती है। मुश्किल से आप ये कह लें कि आप अपने जोरे बाजू पे ही करवाते हैं FIR, वरना कानून के तहत नहीं हो सकती। वो नहीं होती। मेरा ख्याल इतनी FIR जितनी मेरी हुई है, इसमें शायद 1-2 FIR ऐसी ज़रूर होंगी जिसमें मुझे कोई जोर नहीं लगाना पड़ा। ठीक है। तो लेकिन ये है कि FIR अब होगी। अब FIR के बाद चला जाता आपका केस इन्वेस्टिगेशन में। अब वो इन्वेस्टिगेशन में एक मैसेज, जब से ये कंप्यूटराइज हुआ है सिस्टम में, मैसेज आ जाता है कि जी आपका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फलां है, उसका फ़ोन नंबर ये है। अब उसके बाद उसके एक आध दफ़ा शायद वो रब्ता करता है कि जी क्या वाक़यात हुए हैं या कुछ, किसी केस में, सारों में नहीं। ये जो मैं अपना जो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, वो हम उसको बताते हैं कि जी फ़लाँ जगह पे ये हुआ इस तरह से। वो अच्छा जी मैं आवाँगा, मौका नक्शा बनावाँगा, उसके बाद वो है कार्रवाई। अल्टीमेटली वो एक तरह का जो या बंदा इश्तिहारी हो जाता है। ठीक है। पता चलता है कि जी आपका बंदा नहीं पकड़ा गया, बड़ी रेट शेट की है, इश्तिहारी हो गया जी, हम खामोश होकर बैठ जाते हैं। वो क्या हो सकता है? ठीक है। या फिर वो अदम पता हो गया केस, ठीक है, तो हम फिर भी खामोश हो जाते हैं। लेकिन अल्टीमेटली ये जो निज़ाम है, इसमें काफ़ी कुछ बेहतर होने की ज़रूरत है। ठीक है। एक बेहतरी आई है, जो देखिए जो अच्छी बात है उसको करना चाहिए, कि आप पहले थाने में जाते थे तो बहुत ही आपका इंसल्ट किस्म का रवैया स्टाफ का होता था, लेकिन अब स्टाफ का रवैया अच्छा है, बात अच्छे तरीके से करते हैं, सुन भी लेते हैं, लेकिन अंदाज वही है। बाकी आगे की कार्रवाई जो है ना वो इसी तरह चल रही है। ठीक है। अच्छा शेख साहब, ये बताएं कि आप जैसे 18 से 20 FIRs हैं जो डकैती की है, यकीनन वो FIRs वो होंगी डकैती और इसकी मिक्स करके डकैती की इसमें 10-12 होंगी। 10-12 अगर डकैती की FIRs हैं तो यकीनन उसमें मुल्ज़मान के नाम नामजद मुकदमात नहीं होंगे। जी जी, ऐसे नामालूम होंगे। जी जी। कोई ऐसा मुकदमा या FIR आपको याद पड़ती है जिसमें आपकी डकैती के मुल्ज़मान पकड़े गए हों? जी जी। और आपकी रिकवरी हुई है? जी, एक केस, इन सारे केसों में एक थाना कायद आज़म स्टेट या मेरा इस जगह पे था, उसमें जब मेरे मुल्ज़म थे वो पकड़े गए थे। उसमें भी अब मैं क्या कहूँ कि डकैती हुई थी तो रिक्वेस्ट SHO साहब ने की कि जी आप डकैती का पर्चा न कराएं, हमारे साथ पता नहीं क्या वो छीना जब्ती का पर्चा करा दे। वो पर्चा हुआ और हुआ ये, कोई मुल्ज़म कहीं पकड़े गए तो उन्होंने तस्लीम किया कि हमने डकैती की थी। ठीक है। और उसमें फिर एक दफ़ा CIA वालों ने मुझे बुलाया कि जी आपके मुल्ज़म पकड़े हुए और आपकी वो थे मेरा ख्याल 70-80 हज़ार पे आपको कितने थे, तो उन्होंने कहा जी आपकी रिकवरी जो है ना जी 20,000 होती है। तो आप यकीन करें कि उस रिकवरी को लेने के लिए जो मुझे चक्कर लगाने पड़े हैं, तो मैंने तौबा कर ली कि आइंदा से इतनी रिकवरी होगी कि मेरे पहले वो रिपोर्ट करानी है। कानून है ज़ाहिर है, उस पर भी पहले ही आप रिपोर्ट कराएं मजिस्ट्रेट साहब से या जज साहब से, सुपुर्दारी करवाएं, फिर वो वापस लेके जाएं, फिर वो लेके आएँ। जिसमें मेरे चक्कर लगे हैं तो ज़ाहिर हमारी मसरूफियत होती है, हमें और बेशुमार काम होते हैं। वो 20,000 समझ ले बस एक 20 में पड़ गया होगा। एक 20 में केस पड़ गया मुझे। तो ये भी एक निज़ाम है, ये जो रिकवरी ज़ाहिर है अगर हुकूमत इस निज़ाम को बनाया है, इसमें कोई आसानी पैदा करनी चाहिए। अच्छा शेख साहब, ये तो मदई जो है जी, हमारे माशरे में जो मदई है ना जी, वो बेचारा एक तरह का मुल्ज़म बन जाता है फिर के, और मुल्ज़म वारदात करके चला गया और मदई बेचारा जो है ना वो आ जा के खर्च हो गया। हाँ। अच्छा शेख साहब, एक चीज़ बताइए कि इन्वेस्टिगेशन विंग और इसके लाहौर के सरबराह DIG इन्वेस्टिगेशन अतर इस्माइल साहब हैं, और उनके साथ उनके साथी जो अफसरान, सीनियर अफसरान हैं, वो इस बात का दावा करते हैं, हमारे प्रोग्राम में भी उन्होंने कहा कि रिकवरी करवाना और पैसे रिकवर करवाना, चाहे वो 489F का हो
406 का, 408 का हो या डकैती का मुकदमा हो, उसमें रिकवरी करवाना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती है। तो आप क्या समझते हैं कि पुलिस अगर रिकवरी नहीं भी करवाती, आपके पैसे वापस नहीं भी दिलवाती, तो क्या मुलजमान को पकड़ना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है? नहीं, देखिए हमारा कानून क्या है? हमारा कानून ये है कि अगर रिकवरी नहीं है तो सजा ही नहीं होता बंदा। अगर किसी ने डकैती की, वारदात की है, पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया है और उससे रिकवरी, अगर मोहतरम अफसरान ये कहते हैं कि ये रिकवरी हमारी जिम्मेवारी नहीं है, तो फिर उसको सजा का कोर्ट कैसे देगी? जब उसकी रिकवरी नहीं हो तो कहेगा मैंने किया ही कुछ नहीं है, मैं तो बेगुनाह था। रिकवरी के ऊपर ही किसी चीज़ से ठोस बुनियाद पर ही सजाएं लोगों को मिलती हैं। तो आप रिकवरी अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं है तो फिर FIR काटने की ज़रूरत नहीं है। रिकवरी या बंदा पकड़ना ठीक है। हमारे मुल्क में पुलिस को भी मुश्किलात हैं और मैं उसको मानता हूँ। ज़ाहिर उनकी ड्यूटीज़ बड़ी लंबी हैं, उनके सिस्टम ऐसे हैं कि वो थकावट होती है, बंदे परेशान, अफसरान की झाड़ लदा होती है। निचले अमले के लिए मैं बात कर रहा हूँ जी, कि वो छोटी सी गलती कर लें वो उसमें फंस जाते हैं या जो भी है। लेकिन कानून तो बना इसीलिए हुआ है अवाम की तफज़ के लिए। तो फिर अगर डकैती हुई है, अगर रिकवरी करना उनकी ड्यूटी नहीं है, अगर मुलज़म पकड़ना या कोई करना सिर्फ सज़ा कराना ड्यूटी, सज़ा तो रिकवरी के बगैर होती ही नहीं है। तो फिर थाने जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बस जो हो गया सो हो गया, हम उसी से घर बैठ जाएं। पहले भी बैठे ही होते हैं, इतनी चीज़ें, इतनी वारदातें हुई हैं, उसमें रिकवरी वाली को तो कोई, बस ये हमें तसल्ली होती है कि यार हमारे साथ वारदात हुई है तो हमने FIR करा दी, बहुत बड़ा काम कर बहुत बड़ा हमने काम कर दिया। अच्छा, जब पकड़ा जाएगा तो देखा जाएगा। अच्छा आसिफ साहब ये बताइएगा, मैसेज दीजिएगा एक देखने वालों के लिए भी और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी कि एक आम शहरी हैं आप, चाहे आप कारोबार करते हैं लेकिन बहुत से मुकदमात के आप मुद्दई भी हैं। हम इन्वेस्टिगेशन विंग को ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा काम करिए या कह सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी की ज़रूरत है? मेरी गुजारिश है अपने पुलिस डिपार्टमेंट के अफसरान बाला से भी, और निचले जो अमले हैं वो भी हमारे जैसे इंसान हैं, उनकी प्रॉब्लम है। लेकिन जो साइल है ना वो दुखी होता है, जिसके साथ प्रॉब्लम होती है उसकी पहले तो आप सुनवाई अच्छे तरीके से ज़रूर करें, उसकी बात सुनें, ठीक है। और उसके बाद अगर आप कुछ जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए कानून बना है, अगर हम रोकेंगे नहीं, सिर्फ एक महकमा है पूरी दुनिया में, वो है पुलिस, जो किसी चीज़ को, गैर कानूनी हरकत को रोक सकता है। तो अगर इस डिपार्टमेंट में खराबियां हैं, अच्छाइयां भी हैं, ये नहीं कि ये सर, मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ी इबादत है पुलिस का महकमा, कि वो दुखी बंदा आता है अगर उसके दुख पे मरहम रख दे, तो इससे बड़ी नेकी कोई नहीं है कि मजलूम की दाद रसी करे। ये थे जी वो आम शहरी जो कारोबार करते हैं और कारोबार के दौरान इनके साथ लेन देन के मामलात हों और दूसरा डकैती की वारदातें भी इनके साथ हुई हैं। अब आम शहरी जो है वो मिन्नत समाजत पे आ गया है इनकी तरह कि खुदारा पुलिस जो है वो अपना रवैया दुरुस्त करे और थाने में जाने वाले लोगों के साथ उनकी तकलीफ़ों को, उनके मसाइल को हल करने की कोशिश ज़रूर करे। SP कैंट इन्वेस्टिगेशन आफ्ताब फुलरवान है जी हमारे साथ। आफ्ताब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आफ्ताब साहब, जो सालाना कारकर्दगी होती है इन्वेस्टिगेशन की, उसमें बहुत सारे मसाइल देखने को हमें मिलते हैं कि अदम पता हो गए कुछ मुकदमात, कुछ जो है नामुकम्मल चालान वो जमा करवाए जाते हैं। सुपरविजन यकीनन SP साहिबान करते हैं। IO जो हैं, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन होते हैं, ये इनकी तरफ से कोई मसले मसाइल होते हैं कि लोगों को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम नहीं हो पाता? देखें, इस पे मैं इस सारे इशू को बेसिकली हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन विंग की परफॉर्मेंस की जी, कि अगर जितने साल में पर्चे दर्ज हुए उनमें से कितने पर्चे उन्होंने मुकम्मल चालान के साथ भेजे, कितने पर्चे नामुकम्मल चालान के साथ, कितने अदम पता गए, कितने खारिज हुए। सो इसका जो पूरा एक स्टैंडर्ड सामने आएगा तो फिर पता चलेगा कि उस डिवीज़न ने कितना अच्छा काम किया, उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, और तमाम डिवीजन्स की परफॉर्मेंस मिलके बनेगी कि कैपिटल सिटी पुलिस की परफॉर्मेंस क्या रही है। एग्जैक्टली। मैं इसको इस लिहाज से लेता हूँ कि जो SP किसी भी डिवीज़न का है उसका मेन काम टीम बिल्डिंग है। ठीक है।
उसने काम लेना है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के काम लेना है थ्रू इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के, तो उसको अपने हर इन्वेस्टिगेशन अफसर का बाय नेम पता होना चाहिए। मैं इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज की बात नहीं कर रहा, मैं इन्वेस्टिगेशन अफसर की बात कर रहा हूँ। बाय नेम पता होना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी का पता होना चाहिए, फिर उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक उसने उससे एक्सपेक्टेशन लेनी है और उसको टारगेट देना है। अब मैं इस वक्त इन्वेस्टिगेशन एसपी कैंट हूँ, इकबाल टाउन से आया हूँ। इकबाल टाउन में मैंने ज्वाइन किया तो ये रेटिंग में बहुत नीचे थी। सबसे पहले मैंने तमाम इन्वेस्टिगेशन इंचार्जेस को बुला के उनको टारगेट्स दिए कि करना क्या है, और ये सारा जो मैंने काम किया ये विजन है हमारे CCPO साहब लाहौर जनाब गुलाम महमूद टोकर साहब का। उनका विजन ये है कि सर्विस एंड एफिशिएंसी, तो उसके मुताबिक मैंने उनको टारगेट्स दिए। टारगेट्स देने के बाद उनको एक मार्किंग सिस्टम दिया कि जी आपकी ये परफॉर्मेंस होगी तो इतने मार्क्स, ये परफॉर्मेंस होगी तो इतने मार्क्स, तो उससे हमारी डिवीज़न ने बेहतरी आना शुरू हो गई। हम छठे से 5वें नंबर पे, फिर चौथे नंबर पे, फिर तीसरे नंबर पे। तो अल्लाह का शुक्र है अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लाहौर में जो इकबाल टाउन डिवीज़न थी वो RPO कॉन्फ्रेंस के केसेस में लाहौर में सबसे बेहतर हो गई। वेरी गुड। अब मेन काम क्या है कि जब आपने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो उसमें पब्लिक की ग्रीवेंसेस को दूर करना है, मजलूम की हेल्प करनी है, जालिम को कैफरे किरदार तक पहुंचाना है, और ये सारा चीज़ आपने बुक एंड रूल्स के मुताबिक करना है। SP मुतलका डिवीज़न की ये ड्यूटी है कि वो अपने इन्वेस्टिगेशन अफसरों की डिस्क्रिशन को मिनिमाइज़ करे और लॉ को प्रिवेल ओवर कराए, ना कि जी जो पुलिस अफसर बादशाह है वो जो कुछ कर सकता है वो करे। नो, पुलिस अफसर बादशाह नहीं है। पुलिस अफसर इज सर्वेंट ऑफ द स्टेट, जिसने CRPC, PPC, पुलिस रूल्स और कानून शहादत के मुताबिक चलना है। अगर वो इस बाउंड्री से बाहर निकलेगा तो फिर वहाँ पे SP साहब की ड्यूटी है कि उसको दोबारा बाउंड्री के अंदर ले जाए। बिल्कुल ठीक है। और उसको बताए कि आप बादशाह नहीं हैं, आप सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं। जालिम की भी मदद करें। जालिम की मदद कैसे करनी है? जालिम का हाथ रोक कर, उसको जुल्म करने से रोक के, उसको जेल भिजवा के जालिम की मदद करें, और मजलूम के आंसू पूंछें, मजलूम को इंसाफ दें, और मजलूम को कम से कम परेशानियों के साथ इंसाफ दें, कम से कम डिले के साथ इंसाफ दें। बिकॉज जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। एक बंदे को आप 2 साल बाद रिलीफ दे रहे हैं, क्या फ़ायदा उस रिलीफ का? जो रिलीफ आप उसको आप 1 हफ्ते में दे सकते हैं, आप उसको 1 हफ्ते में दें। सो दिस इज़ द बेसिक फिलॉसफी ऑफ पुलिस सिस्टम, बेसिक फिलॉसफी ऑफ इन्वेस्टिगेशन सिस्टम। जब आपकी थिंकिंग ठीक हो जाती है तो थिंकिंग इज़ योर प्रोग्रामिंग। जब प्रोग्रामिंग आपकी ठीक हो गई तो बाकी हर चीज़ ठीक हो जाएगी। जिससे कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर होता है उसकी प्रोग्रामिंग होती है। अगर प्रोग्रामिंग ठीक है तो कंप्यूटर ठीक काम करेगा, अगर उसकी प्रोग्रामिंग ही गलत है तो रिजल्ट कैसे दुरुस्त आ सकता है? आफ्ताब साहब, आपकी इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि कैंट डिवीज़न से पहले आप इकबाल टाउन डिवीज़न में रहे और उसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर रही। उसके चलान मुकम्मल होने की तादाद भी ज़्यादा है और नामुकम्मल चलान रहने की तादाद भी बहुत कम है। आपको इकबाल टाउन से कैंट डिवीज़न में लाया गया, यकीनन यहाँ पे भी कुछ आपके आने के बाद बेहतरी आएगी, लेकिन तमाम डिवीज़न में या पूरे लाहौर में तमाम लोग बेहतर काम नहीं करते थे। लोग रोते हैं, लोग सिस्कियाँ देते हैं कि IO हो या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हो, काम नहीं करते हैं। SP साहिबान जो डिविजनल SPs हैं उनके पास भी लोग दाद रसी के लिए जाते हैं, SSP साहब के पास भी जाते हैं, DIG इन्वेस्टिगेशन के पास भी जाते हैं, CCPO लाहौर के पास भी जाते हैं, तब भी शरह है लोगों के इंसाफ ना मिलने की ज़्यादा। इसके लिए क्या होना चाहिए? अगर आप टॉपर हैं, आपका डिवीज़न टॉपर रहा है इकबाल टाउन, तो बाकी डिवीज़न में या बाकी लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, डिवीज़न टॉप करना परफेक्शन नहीं है। मैं नहीं समझता कि हमने कोई परफेक्ट पॉलिसिंग की है, नहीं। हमने परफेक्ट पॉलिसिंग करने की कोशिश की है। एक तो मैं ये क्लियर कर दूँ। दूसरा ये देखें कि पुलिस का जो हम काम करते हैं, हम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स के साथ, लिमिट्स के साथ और स्केर्सिटी वसाइल की कमी के साथ कर रहे होते हैं। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है, आबादी के मुकाबले में पुलिस फोर्स बड़ी कम है, पुलिस फोर्स के पास वसाइल कम है, जिसकी वजह से पब्लिक ग्रीवेंसेस पैदा होती हैं। आप देखिए ना
कि लाहौर की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है और हमारी टोटल पुलिस है वो 35,000 है। आपस में कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जो हमने किया है, हमने इन कंस्ट्रेंट्स के साथ और इन लिमिटेशंस के साथ अपनी एफर्ट्स को मैक्सिमाइज करके, ठीक है, उनकी ग्रीवेंसेस को दूर करने की कोशिश की है। उसका सबसे अच्छा तरीका ये है, मैं जो समझता हूँ, एसपी का जो दरवाज़ा है वो पब्लिक के लिए खुला होना चाहिए, चिट सिस्टम नहीं। जो भी बंदा मुतलका डिविजनल एसपी से मिलना चाहता है तो उसके ना तो सिफारिश की ज़रूरत होनी चाहिए, ना उसको किसी चिट की ज़रूरत होनी चाहिए। भाई वो स्टेक होल्डर है हमारी पुलिस का, तो स्टेक होल्डर को हक हासिल है कि जो मसले को सॉल्व कर रहा है उससे वो डायरेक्ट एक्सेस हो। जब मेरे तमाम डिवीज़न के अमले को भी पता होगा कि एसपी साहब एक्सेसिबल हैं, जो चाहे जाके मिल सकता है और वो उसकी एप्लीकेशन सुन के उस पर आर्डर देंगे और फीडबैक लेंगे, उसका असर नीचे कांस्टेबल तक जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये चीज़ आपने ना सिर्फ करनी है बल्कि अपने अमले को इस सिलसिले में आपने सेंसिटाइज भी करना है कि भाई मैं तो हर शिकायत को सुनूंगा, उसके बाद आपसे पूछूंगा। बाईपास आप मुझे कर नहीं सकते, पुलिस रूल्स मुझे पूरा आता है, इन्वेस्टिगेशन के रूल्स मुझे पूरे आते हैं, वो आपने मुझे सिखाने की कोशिश नहीं करनी, सच्ची बात सुनूंगा। तो वो एक जो ग्रास रूट लेवल पे इम्पैक्ट जाता है ना जी, और फिर एक बंदे के पब्लिक के मसले का हल होता है, वो दूसरों को भी बताता है कि यार एसपी को जाओ, गल सुनदा जी, ऐसा वो ही ਤੁਹਾਡਾ मसला हल करेगा। सो ये एक अवेयरनेस जब चली जाती है, जैसे आप इस वक्त मैं आपके साथ अगर प्रोग्राम कर रहा हूँ तो अगेन हमारा स्टेक होल्डर पब्लिक ही है जी। ये मैसेज पब्लिक तक जाना है, अवेयरनेस आनी, पब्लिक ने एक दूसरे को बताना है, और फिर पब्लिक की जो पुलिस का इमेज है वो भी बेहतर होगा और पुलिस पब्लिक आपस में कम्युनिकेशन भी बेहतर होगी, जो हमारा मेन टास्क है। एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन उस्मान टीपू साहब हैं जी हमारे साथ। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उस्मान साहब ये बताइए कि सिटी डिवीज़न लाहौर का सबसे बड़ा डिवीज़न है जिसमें 22 पुलिस स्टेशन है और क्राइम बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है और हीनियस क्राइम की तादाद, मर्डर की तादाद भी यकीनन दूसरे डिवीज़न में भी है लेकिन यहाँ भी बहुत ज़्यादा है। कारकर्दगी अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की देखी जाए तो चालान मुकम्मल करने की और मुलजमान को गिरफ़्तार करने की और हाईलाइट होने वाले केसेस जो हैं उनको सॉल्व करने की तादाद बहुत बेहतर रही अगर दीगर डिवीज़न का मुआजना किया जाए। किस तरह से साल की कारकर्दगी रही और क्या कुछ किया आपने? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, सिटी डिवीज़न 22 पुलिस स्टेशन पर कंसिस्ट करती है और नेचर ऑफ क्राइम, यहाँ की डेमोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पर द काइंड ऑफ पीपल लिव ओवर हेयर और नेचर ऑफ क्राइम यहाँ वन ऑफ इट्स काइंड है जो लाहौर के अंदर बाकी डिवीजन्स में रिलेटिवली शायद कम हो। क्राइम अगेंस्ट पर्सन की बहुत ज़्यादा यहाँ वारदात है और सेम गोज़ फॉर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी। बड़ी अच्छी नीयत के साथ और मेहनत के साथ सिटी डिवीज़न इन्वेस्टिगेशन पूरे विंग ने काम किया और हमने पिछले 4 माह के अंदर 21 ब्लाइंड मर्डर्स के केसेस सॉल्व किए, जिसमें एक ट्रिपल मर्डर भी था, जिसमें बदामी बाग में बच्चे के अगवा होने के बाद उसका डेड बॉडी मिलने वाला भी बड़ा हाईलाइटेड केस, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें बोरीबंद लाश भी शादरा टाउन के अंदर जो मिली, उसका मर्डर का केस भी हमने एक्यूज़ अरेस्ट किए। तो हमने इन 22 केसों के अंदर 21 केसों के अंदर हमने 45 कत्ल के मुल्ज़िमान अरेस्ट किए और वी प्रोसीडेड दैम एज़ पर लॉ। इसी के अलावा हमने 46 अटैम्प्ट टू मर्डर के केसेस भी हमने सॉल्व किए। इस और एक बड़ा इंपॉर्टेंट हेड है जिसको मैं बड़ा फोकस करता हूँ, वो है किडनैपिंग वाला। बच्चों की किडनैपिंग में लास्ट 4 मंथ्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन विंग सिटी डिवीजन ने 83 जो हैं वो चिल्ड्रन, बच्चे जो हैं वो बाजियाब करवाए। रिसेंट पास में आपने विटनेस किया होगा कि बच्चों के अगवा के बारे में एक लाहौर के अंदर पैनिक था, तो मैंने इसको बड़ा एक पर्सनली और सुपरवाइज़ किया। 100 ख़वातीन, करीबन 100 के करीब ख़वातीन जो गुम गई थी, चली गई थी, अगवा हो गई थी, हमने उनको रिकवर करवाया। 83 बच्चे इसी तरह रिकवर किए। टारगेट ऑफेंडर्स की बात करें और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो सिटी डिवीजन में ने पिछले 4 मंथ्स के अंदर करीबन 1350 वारदातें रॉबरी की, स्नैचिंग की, चोरी की वो हमने सॉल्व की, जिसके अंदर हमने करीबन 2700 के करीब मुल्ज़िमान को अरेस्ट किया, जिसमें लाहौर के टारगेट ऑफेंडर्स भी शामिल थे, रिपीट ऑफेंडर्स शामिल थे, एक्यूज़ जो इन वारदातों के अंदर टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर हमने वर्किंग की, फिंगरप्रिंट्स, जियो फेंसिंग और CDR एनालिसिस, CCTV फुटेज जहाँ जहाँ अवेलेबल थी
तो टेक्निकल ग्राउंड्स प्रोसीजरल बेसिस के ऊपर हमने इन मुलजिमान को अरेस्ट किया और ये करीबन 1350 के करीब रॉबरी की, स्नैचिंग की, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की वारदातें हमने सॉल्व की। और एक बड़ा ही एक कलीदी काम जो पुलिस का बड़ा मेन काम है वो है इश्तिहारियों की गिरफ्तारी। तो लास्ट 4 मंथ्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने 194 ए कैटेगरी के लाहौर में अरेस्टेड POs जो हैं वो अरेस्ट किए, जिनमें लिस्टेड इश्तिहारी भी शामिल हैं, और ए कैटेगरी के 194 और बी कैटेगरी के करीबन हमने 650 के करीब 4 माह के अंदर बी कैटेगरी के POs को अरेस्ट किया। तो सम अप नटशेल ये है कि आई बिलीव, मैं बड़ा यकीन रखता हूँ कि अगर आपकी नीयत अच्छी हो और आप, मैं अक्सर ही कहा करता हूँ, आप मेहनत कर रहे हो तो अल्लाह की मदद भी आपके साथ होती है एंड योर वर्क स्पीक्स। तो ये जो भी चीज़ें हमने की इसमें बड़ी हम्बल सी कंट्रीब्यूशन थी एज अ पुलिस ऑफिसर, मेरी भी और मेरी टीम की। अल्लाह की मेहरबानी से वी डिड ऑल दिस और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें, कोई ऐसा बड़ा हीनियस केस हमारा पेंडिंग नहीं है लाहौर के अंदर। एक मैं उसको भी काबिल गौर काबिल ज़िक्र बात, वो जो शाहनवाज मर्डर केस हो गया था बाइक्स के ऊपर, जो वन व्हीलर, उसके अंदर हमने 3 से 4 दिन के अंदर तमाम मुल्ज़िमान, शाहनवाज मर्डर के वो शॉपर वाला जो गैंग था वो हमने सारा अरेस्ट किया उनको हमने। तो इस तरह के तमाम इंपॉर्टेंट हाईलाइट केस जो हुए वो अल्लाह की मेहरबानी से और हमारी थोड़ी सी एफर्ट से वी वर्क देम ऑल सक्सेसफुली वर्कआउट किया और मुल्ज़िमान को जो एविडेंसेस के साथ, स्ट्रॉन्ग केस के साथ प्रोसिक्यूशन के हवाले किया, सो उनको सज़ा भी हो सके और वो लीगली प्रोसीड भी हो सके। अच्छा, आखिर में एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि 100% रिज़ल्ट के लिए कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फोकस करने की ज़रूरत है, चाहे आप हों या आपकी जगह पे या आपकी तरह दूसरे अफसरान हैं? बाप की बड़ी कीन सुपरविजन है और मेहनत है, और अपनी टीम के साथ मिलकर उनको सिर्फ ऑर्डर पास करने की बजाय आप उनके साथ एज अ टीम मेंबर, टीम सुपरवाइज़र मिलकर उनके हैंड्स ऑन एज अ टीम मेंबर काम भी करें, अच्छी मेहनत भी करें, तो रिज़ल्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह निकलते हैं। SSP इन्वेस्टिगेशन सैयद हसनैन हैदर साहब हैं जी हमारे साथ। हसनैन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हसनैन साहब, आज हम आपसे बात करेंगे कि साल 2022 इन्वेस्टिगेशन पुलिस का कैसा रहा, कितना लोगों को आप इंसाफ फराहम कर सके? देखें, 2022 क्राइम के हवाले से स्ट्रीट क्राइम में स्लाइट इंक्रीज़ रहा, रेप के केसेस में स्लाइट इंक्रीज़ रहा। देयर इज़ अनदर साइड टू इट कि वो रेप के जो केसेस हैं वो अनफॉर्चुनेटली मोर देन 90% अब झूठे केसेस आते हैं, बट इंक्रीज़ रहा अंदराज में। इसी तरह से वो आपके नॉलेज में होगा कि बच्चों के मिसिंग होने का बड़ा रूमर्स आई सोशल मीडिया पे, और उसमें जो केसेस का अंदराज हुआ, 950 केसेस दर्ज हुए तो उसमें सिर्फ 35 बच्चे बाकी रह गए, बाकी सब बच्चे बाजियाब हुए, क्योंकि उसमें वो अननेसेसरी पैनिक फैलाया गया था। एक्चुअली वो बच्चे जो थे वो घर से मिसिंग हो जाते थे, नाराज़ होके, फैमिली की झगड़े के से, फॉर द सेक ऑफ फन, तो बच्चे फिर सारे वापस इसी तरह से आते रहे। तो इस साल में ये हाईलाइट्स रही हैं। इसके अलावा अल्लाह का ये शुक्र है, इस साल जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस थे वो सब के सब जो है वो वर्कआउट हुए, ट्रेस हुए, और हमने उनके मुकम्मल चालान जमा करवाए। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि पुलिस की परफॉर्मेंस के लिहाज से बहुत सी जगहें ऐसी भी हैं जो हमने आइडेंटिफाई की जहाँ पे फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और उस सिलसिले में हमने फिर साथ साथ ऐसे मेजर्स भी लिए कि पुलिस की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हो। प्रॉपर्टी के जो केसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो एक इंक्रीज़ देखने में आया है। ऐसे केसेस बेसिकली जो बहुत से लोग समझते हैं कि वो सिविल लिटिगेशन जो है वो चूँकि स्पीडी नहीं है, तो वो ऐसे केसेस का बोझ भी पुलिस पे पड़ जाता है, जो मैं समझता हूँ कि वो सिविल लिटिगेशन में आना चाहिए। तो लोगों की कोशिश ये होती है कि वो अपने जो सिविल मामलात हैं उनको भी, लेन देन के मामलात को वो ट्राई करते हैं कि वो 406 में, 489F की सूरत में, 408 की सूरत में, इस तरह से वो मुकदमा भी हैं। तो वो फिर एक फर्दर इंक्वायरीज़ का, कंप्लेंट्स को सुनने का ये बोझ, अननेसेसरी बोझ है, ये भी इस साल देखने में आया कि ये भी काफ़ी लोग ऐसी दरखास्तें और कंप्लेंट्स करते हैं। अच्छा हसनैन साहब, लोग शिकायत करते हैं कि एक तो मुकदमा दर्ज करवाना लाहौर शहर का जो वासी हो उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, और उससे भी मुश्किल ये समझा जाता है कि इन्वेस्टिगेशन उसकी करवानी उससे भी मुश्किल काम होता है। 2,30,000 से ज़ायद एक मुतात अंदाजे के मुताबिक FIRs दर्ज हुई।
किस तरह के इसमें मुकदमात थे, कितनी कामयाबी रही, कुछ फिगर्स ऐसी शेयर कर सकें कि अदम पता भी उसमें रहे मुकदमात, कुछ ज़ेर तफ्तीश भी हैं, इनकी क्या वजूहात होती हैं ज़ेर तफ्तीश रहने की या अदम पता होने की, इनकी वजूहात क्या होती हैं? स्टाफ का बेहतर काम करना जो है वो उसमें शामिल होता है, बेहतर सुपरविजन जो है वो ना होना इसमें शामिल होता है, क्या वजूहात होती हैं? देखिए, जहाँ तक केसेस की रजिस्ट्रेशन की बात है तो मैं समझता हूँ कि ये जो कंप्लेंट है इट इज़ थिंग ऑफ द पास्ट। हाँ, अगर एक ऐसी FIR है जो हम पुलिस बिल्कुल समझती है कि इट इज़ इरेशनल और ऐसी FIR के अंदर आज से सवाए चंद एक लोगों को नामजद करके उनको तकलीफ़ देने से और कुछ हासिल नहीं होगा और वो बेस्ड ऑन सम अदर मोटिव्स है, तो उसमें इंक्वायरीज़ की जाती हैं और फिर उन FIRs के अंदर आज नहीं किया जाता। इसीलिए फिर 22A 22B में लोग जाते हैं, वहाँ से समटाइम्स ऑर्डर्स हो जाते हैं, समटाइम्स कोर्ट भी जो है वो पुलिस की रिपोर्ट से एग्री करती है और FIR के अंदराज का हुक्म नहीं देती। अदरवाइज़ अब FIR का अंदराज जो है वो कतन वो जो था कि जो बहुत नामुमकिन है, मुश्किल है बहुत, वो वैसा अब नहीं रहा। हमने तकरीबन 2,25,000 अभी तक FIR का अंदराज कर चुके हैं, अभी तकरीबन 10 दिन अभी 20 साल के ख़त्म होने में बाकी हैं। तो इसके अलावा अब फ़ोरा इतने ज़्यादा आ गए हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर थाने में एक SHO जो है वो रिलक्टेंट है किसी FIR को दर्ज करने से, तो एक तो उससे सीनियर ऑफिसर्स मौजूद हैं, उन सीनियर ऑफिसर्स में जैसे ही कंप्लेंट जाती है तो FIR का अंदराज हो जाता है। उसके अलावा पोर्टल्स बहुत से मौजूद हैं, PMDU है, CM का पोर्टल है, IG साहब का पोर्टल है, CCPO लाहौर का जो कंप्लेंट सेल है। तो अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर आप कोई जेन्युइन कंटेंशन है, आपकी कोई कंप्लेंट है तो उसको रजिस्टर ना किया जाए। सो एक तो ये कि अब FIR जो हैं वो एक कोई शाज़ नादर कोई ऐसा हो सकता है, किसी रेयर इंस्टांस ऐसा हो सकता है जिसमें कोई कंप्लेंट ऐसा हो, अदरवाइज़ अब FIR की रजिस्ट्रेशन इट इज़ एन ईजी टास्क नाउ। हाँ, जहाँ तक तफ्तीश की बात है तो डेफिनेटली एक ज़ेर तफ्तीश मुकदमात का जो नंबर है उसके ज़्यादा होने की बड़ी वजह यह है कि पर IO जब 250 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो तफ्तीश करने पड़ रहे हैं IO को, तो लोड ऑफ वर्क इतना ज़्यादा है कि अगर आप क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उस क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए शॉर्ट स्पैन में इतने ज़्यादा केसेस को यकसू करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि इन केसेस में तफ्तीश नहीं हो चल रही होती, तफ्तीश तो FIR का अंदराज होता है तो तफ्तीश का आगाज़ हो जाता है। अच्छा सरान साहब, लाहौर के 6 गालबन डिवीज़न हैं जिसमें एक जो है CIA वो एक अलग से काम करता है, क्राइम फाइटर के तौर पे पहचाना जाता है ये वाला विंग। सदर डिवीज़न लाहौर का जो है उसमें हर तरह से जो परफॉर्मेंस है उनकी नील नज़र आई। अगर अदम पता हुए, ज़ेर तफ्तीश हुए तो उन केसेस की तादाद ज़्यादा है। सिटी डिवीज़न 22 पुलिस स्टेशन पर मुहित है और बहुत बड़ा डिवीज़न है, लेकिन उसमें तादाद जो है वो बेहतर रही। कोई नंबरिंग के हिसाब से भी आप लोग करते हैं, कोई इस तरह से कुछ जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस को देखा जाता है, बुरी परफॉर्मेंस को देखा जाता है? जी बिल्कुल, यहाँ पे एक हमारा इंटरनल मैकेनिज़्म मौजूद है। हर माह जो क्राइम मीटिंग्स होती हैं उसमें तमाम स्टैटिस्टिक्स को सामने रखा जाता है। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड SDPO है उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड IO अक्रॉस लाहौर। इसी तरह से जो SP साहब जिनकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी होती है, फिर सेकंड और फिर थर्ड है, तो उनकी ग्रेडिंग उसी तरह से की जाती है। आपकी ये बात ठीक है कि परफॉर्मेंस के लिहाज से सदर जो था वो दूसरे डिवीजन के मुकाबले में थोड़ा पीछे रहा, बट ओवर द टाइम सदर ने थोड़ा इम्प्रूव किया और ये जो दिसंबर का मंथ है इसमें सदर ने खासी मेहनत की और 31 दिसंबर तक अब देखेंगे कि अभी उन्होंने बहुत से अपने मुकदमात जो हैं वो ट्रेस कर लिए हैं, उनको फाइनलाइज कर रहे हैं। तो बिफोर 31 दिसंबर वो चालान इतने सबमिट कर देंगे कि उनकी परफॉर्मेंस जो है साल के एंड पे एट पार आ जाएगी बाकी डिवीजन्स के साथ। RPO कॉन्फ्रेंस में इकबाल टाउन डिवीज़न काबिल तारीफ़ रहा, गालबन नंबर 1 उसे करार दिया गया। डिवीज़न छोटा था या कारकर्दगी अच्छी थी, ऐसा क्या था कि बाकी डिवीज़न में वो कमी पूरी नहीं हो सकी? देखिए, इसमें फैक्टर्स बहुत से रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी परफॉर्मेंस, डिवीज़न की परफॉर्मेंस को गेज करने में। एक बात होता है कि अगर डिवीज़न छोटा भी हो लेकिन सुपरवाइजरी ऑफिसर वीक है,
तफ्तीश अच्छी नहीं हो रही है तो वो अगर डिवीज़न छोटा भी है तो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। सो मैं जो उनके जो डिवीजनल एसपी हैं इकबाल टाउन के, मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छी सुपरविजन की। उनके साथ उनके एसडीपीओज, उनके इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन आईओज, वो एक टीम की तरह पे उन्होंने काम किया और उन्होंने अ गुड नंबर ऑफ केसेस जो उन्होंने फाइनलाइज किए। सो दे डिज़र्व अप्रिसिएशन। हाँ, चंद एक फैक्टर्स ऐसे हैं, जैसे अब सिटी है तो मैं समझता हूँ कि सिटी की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है, लेकिन सिटी का भी आप देखेंगे सिटी के डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। सिटी में आप यू कैन हैव वैरायटी ऑफ ऑलमोस्ट ईच टाइप ऑफ क्राइम। वो पैटी क्राइम से लेके हेनियस सीरियस क्राइम, हर तरह का क्राइम है और रेकरेंस है उस क्राइम की, बार बार होता है एवरी अदर डे। लाइक वाइज सदर की डायनामिक्स बहुत डिफरेंट है। ठीक है। सदर में जो लैंडेड डिस्प्यूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ऐसे डिस्प्यूट्स विच रिलेट टू लैंड एंड प्रॉपर्टी वो बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें आप देखेंगे सदर की तरफ 337, 324, 302 ये बहुत ज़्यादा है। और ये वो केसेस हैं जो बेसिकली रेवेन्यू से रिलेटेड हैं। बाद में वो चूँकि वो समझते हैं कि उन लोगों को उनका राइट उस तरह से नहीं मिल पाएगा, या जो कोई गासब है कब्ज़ा करना चाहता है तो वो समझता है कि कानूनी तौर पे शायद वो कब्ज़ा नहीं कर पाएगा, तो फिर वो दे रिजॉर्ट टू वायलेंस। फिर एज अ रिजल्ट ऑफ वायलेंस ये ट्रिकी चीज़ें जो हैं वो बनाई जाती हैं, बुनी जाती हैं, और उसके नतीजे में फिर हम 324, 337 और 302 को फेस करते हैं। आप एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर हैं, पूरे लाहौर को आप देखते हैं। आपके नीचे काम करने वाले लोग, चाहे वो एसपी हो, एसटीपी हो, या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हो, या आईओ हो, तब्दीली की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है तो आपने क्या कुछ 2022 में तब्दील किया? मैं समझता हूँ कि अगर ये कहा जाए कि लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस हैज़ गॉन परफेक्ट और हम 100% अपना आउटपुट दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ इट वुड बी अनफेयर। द फेयर थिंग इज़ कि यस, पुलिस टुडे इज़ फेस्ड विद सीरियस चैलेंजेस। पुलिस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि जो क्रिमिनल है वो मेंटली, टेक्नोलॉजिकली एंड इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज वो बहुत आगे जा चुका है। अगर हमारी लाहौर पुलिस जो है अपने आप को उसी तरह से इक्विप नहीं करती है तो हम विल बी डिफीटिस्ट एंड विल बी डिफीटेड बाय द क्रिमिनल्स। सो हमें डिफीटिस्ट बनने की बजाय मैं समझता हूँ कि हमें वी शुड कीप ऑन इम्प्रोवाइजिंग। इस साल में अभी मुझे इन्वेस्टिगेशन में आए तकरीबन 3 माह हुए हैं, तो मैंने जो सबसे पहला काम किया, मैंने आईओज़ को और इसी तरह से उनकी सीनियर हायरार्की को बड़ा क्लियरली बता दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो बैक टू बेसिक्स। अब बैक टू बेसिक्स इसलिए मैंने इस पर स्ट्रेस दिया है कि अगर हम कहते हैं कि हमारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है, हम CDRs का अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, हम लोकेशंस ट्रेस कर सकते हैं, हम IP एड्रेसेस के पीछे भाग सकते हैं, ये सब तो वो इम्प्रोवाइजरी फैक्टर्स हैं जो आपकी तफ्तीश को आसान, खूबसूरत और उसकी ऑथेंटिसिटी में इजाफा कर देते हैं। बट जब तक हमारे बेसिक्स सीधे नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल मैंने जब अभी चार्ज दिया तो मुझे एक बड़ा मसला आया कि रेप के केसेस में ही बहुत से केसेस में मेडिकल नहीं करवाया गया। तो अगर तो मेडिकल कोर्ट ऑर्डर है और विक्टिम नहीं करवाना चाहता है तो दैट इज़ अनदर केस, लेकिन उसमें तफ्तीशी का कोताही और गलती और नेग्लिजेंस शामिल नहीं होनी चाहिए। हुसैन साहब, इन तमाम बातों के साथ साथ कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाने की कितनी ज़रूरत है या बढ़ाई गई है? देखिए, मैं समझता हूँ कि अगरचे लास्ट ईयर कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई गई, लेकिन अब भी कास्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बहुत कम है। सिंपली स्पीकिंग, अगर मर्डर के केस की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन 30,000 है, तो जब आप किसी एक मुलज़म के पीछे एक शहर में जाते हैं, अगर लाहौर से कोई शख्स रहीम यार खां जाएगा और उसके साथ उसका स्टाफ होगा, तो उनका खाना पीना, आना जाना, आज के दौर में रहीम यार खां से लाहौर वापस आने में ये 30,000 इज़ नथिंग। और एक मर्डर केस में जाने कितनी दफ़ा एक आईओ को किस किस शहर में जाना पड़ता है, कहाँ कहाँ मुलजमान के पीछे भागना पड़ता है, कितने रेड करने पड़ते हैं। अच्छा शाह जी, एक और चीज़ बताइएगा कि लोग, एक आम आदमी, मैं एक आम आदमी की तरह सोच के ये कहता हूँ कि मेरे साथ राजनी की या डकैती की वारदात होती है तो मुझे मेरा मुलज़म भी गिरफ़्तार चाहिए और मेरे से लूटा हुआ सामान भी वापस चाहिए। ऐसे केसेस को हल करने की तादाद बहुत कम है इन्वेस्टिगेशन विंग में। उसकी बुनियादी वजह क्या है? डाकुओं का पकड़ा ना जाना उसकी वजह क्या है? और क्या इसमें मुद्दई ताउन नहीं करता, इसकी वजह ये है, या पुलिस की नेग्लिजेंसी है? देखिए, इस पर फिर अगेन बहुत से फैक्टर्स हैं। वन, मुजरिम बहुत चालाक हो गए।
अब ऐसे मुजरिम भी सामने आते हैं जो सिर्फ हमें धोखा देने के लिए अपना मोबाइल किसी जगह पे रख के वारदात किसी जगह पे डालते हैं। ठीक है। कल को उनको कोर्ट में साबित किया जाए तो कहते हैं जी मेरी तो CDR ले लें, मैं तो किसी और जगह पे रहा। सो उनकी कन्विक्शन एक चैलेंज है बहुत बड़ा। दूसरी बात ये कि जो जराइम पेशा अफराद हैं, जब ये डकैती करते हैं, रॉबरी करते हैं, तो जो लूटा हुआ माल है ये उसको अपनी अयाशी पे खर्च कर देते हैं और ये उसको जमा करने के यूजुअली टेंडेंसी कम पाई जाती है, ये इसे बुरे कामों पे ही खर्च कर देते हैं। सो जब इनको पकड़ा जाता है तो इनसे अगर आप ये कहें कि फॉर एग्जांपल अगर किसी जगह पे 20 लाख की डकैती की इनसे, तो इनसे 100% रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। फिर इनसे जो कुछ निकलता है वो जो इनके पास बाकी बचा होता है वही रिकवरी होती है। अब ये फैक्ट है कि इस पे कंप्लेनेंट हमसे ज़रूर खफा होता है कि मेरी इतनी डकैती हुई थी, मेरी रिकवरी क्यों नहीं की गई इतनी पूरी। तो उसमें बेसिकली पुलिस का अक्सर फॉल्ट नहीं होता। उसमें डकैत से आपको रिकवरी करवाना बहुत मुश्किल काम है और वो रिकवरी इतनी ही होती है उससे। हाँ, दूसरी बात ये कि पूरी दुनिया में अब चेंज आ गया। रिकवरी जो है वो पुलिस का लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पुलिस की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि क्रिमिनल को पकड़ा जाए, असर्टन किया जाए कि वो उसने क्राइम कमिट किया है। इफ़ ही हैज़ कमिटेड द क्राइम तो उसको चालान किया जाए। रिकवरी करवाना ये बेसिकली अंडर द लॉ पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ इसके लिए अब मुख्तलिफ सॉल्यूशंस जो हैं वो पूरी दुनिया में निकाल लिए गए हैं। ये था आज का जुर्म अंजाम, जिसमें हमने आपको दिखाया कि इन्वेस्टिगेशन विंग की कारकर्दगी कैसी रही, इन्वेस्टिगेशन विंग के आला पुलिस अफसरान क्या कहते हैं, डिविजनल SPs क्या कहते हैं, और वो लोग जिनकी इन्वेस्टिगेशन ज़ेरे तफ्तीश है, इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल नहीं हुई, उनका क्या कहना था। इस प्रोग्राम में हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन विंग में किन वजूहात की बिना पर नाकिस तफ्तीश होती है। हर तरह का मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया, लेकिन इन्वेस्टिगेशन विंग में बहुत सारी तब्दीलियाँ और बेहतरी लाने की ज़रूरत है, और ये काम करना है हुकूमत पंजाब ने या पुलिस हुकाम ने। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।